सुप्रभात प्रिय छात्रों। जैसा कि आपको पता है, समर वेकेशन के बाद काफ़ी दिनों के बाद आज मिल रहे हैं और समर वेकेशन से पहले हमने एक ही पार्ट पढ़ा था, उसके बाद कोई क्लास नहीं हो पाई। आज हमारा क्लास है इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक कहानी जिसका नाम है दादी माँ, जो कि आपके बुक का दूसरा चैप्टर है। दादी माँ कहानी जो है इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद सिंह जी कौन थे? शिव प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक साहित्यकार थे, जिन्होंने कहानियों को एक नया आयाम दिया, कहानी लेखन को एक नई दिशा दी। और ये दादी माँ कहानी है, ये उनकी पहली कहानी। तो शिव प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले के, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। लेकिन उनका व्यक्तित्व उनके परिवार के जो शान शौकत थी उसके बिल्कुल विपरीत था। उनके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ा वो उनकी माँ और उनकी दादी माँ का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, और यही कारण रहा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी कहानी दादी माँ यह कहानी लिखी, क्योंकि उनकी दादी माँ के जो व्यक्तित्व का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। इस वजह से उन्होंने सबसे पहली कहानी जो लिखी वो थी दादी माँ। ठीक है, और इस कहानी को बहुत नाम मिला और इस कहानी के द्वारा सबसे शुरुआत हुई आंचलिक कहानी। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं शिव प्रसाद सिंह जी की ये कहानी दादी माँ। ठीक है, कमजोरी ही है पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद मेरा मन सदा तो नहीं, प्राय हरमना सा हो जाता। अर्थात ये अपनी कमजोरी कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये कमजोरी कह सकते हैं, जरा सी कठिनाई पड़े और जो है कितना भी कुछ भी हो जाए फिर भी कभी कभी मेरा मन जो है थोड़ा अनमना सा हो जाता, मतलब अच्छा नहीं रहता। मेरे शुभचिंतक, मेरा मतलब शुभचिंतक का मतलब शुभ चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक नहीं, पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब सामने तो वो हमें क्या करते हैं, छुट्टियों की सूचना देते हैं और हमारी प्रसन्नता रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऐसा बोलते हैं, और पीछे हमारी बुराई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूं। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल सी की पूरी छाया ना। मतलब मैं बार बार सोचता हूँ कि वो बातें नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शरद यानी कि शरद ऋतु, और उसमें शीतल किरणों के समान, किरणें मतलब उसकी सूर्य की किरणें स्वच्छ और शीतल, उसकी सामने किसी की धुंधली छाया ना थी। ऐसा लगता है कि किसी की छाया सामने आ गई। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए। कुंवार एक महीना होता है हिंदी मास, कुंवार के दिन आ गए हो। जैसे रहीमदास में भी क्या लिखा है, छोटे बादल कुंवार के। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रहा। जैसे ऐसा लगता है जैसे मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी आ गया है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साइन की अधगली घासें, मतलब सिवान से बहकर आए हुए, सिवान कोई स्थान का नाम है कि वहां से बहकर आए हुए मोथा और साइन, इस तरीके की जो घास के नाम है, ये अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में फौंकते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पानी बहुत दूर से आ गया है और पानी को जो है पानी में बहुत सारी प्रकार की घास जो है वो बहकर आई है और उसमें गर्म होने के बाद वो सड़ गई है, तो उनसे अलग सी गंध आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाँक रहे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि गांव में जो जलाशय होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें बच्चे नहाने के लिए कूदते हैं।
और नहाते हैं उसमें। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। मौसम की प्रत्येक मौसम की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो आषाढ़ में आम और जामुन होते हैं, चिंता नहीं, इसकी चिंता नहीं कि आषाढ़ में जामुन और आम न मिले, इसकी चिंता नहीं होती। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अगहन मास जो हिंदी का है उसमें चिवड़ा और गुड़ न मिले, वो भी उसका भी कुछ नहीं है। लेकिन चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में गंध गुड़ झाग भरे जल में डूबना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। ऐसा लगता है मतलब सारे मौसम में जो उनकी विशेषताएं वो अगर नहीं में भी हो तो चलेगा, तो कोई अफसोस नहीं है। लेकिन कुंवार के दिनों में अगर मैं उस तालाब में ना नहाऊं, झाग भरे तालाब में ना कूदूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, ये मतलब अंदर से हुड़क रहा था, मतलब याद कर रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। 2-1 दिन ही वहाँ पे गया था नहाना और उससे मैं बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू होता साबूदाना, नींबू और साबूदाना, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। सामान्य सा बुखार हमेशा उनको रहता था या सामान्य सी बीमारी हमेशा आ जाती थी, लेकिन इस बार उनको ज्वर अर्थात बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई इसलिए क्योंकि बुखार आने पर सर्दी महसूस होती, इसलिए उनको बार बार और ज़्यादा ओढ़ने का मन कर रहा था। और रात को 12 बजे के बाद उठता हूँ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई। उसी झाग वाले जल, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारे की धोती। किनारी की का मतलब उसमें किनारी नहीं थी धोती में, और पतले दुबले स्नेह से सने शरीर। स्नेह से मतलब प्रेम से सने हुए शरीर से। सन एक पौधा होता है, उसमें से वो जो उसकी स्किन निकलती है, उसकी छाल निकलती है, उसको पीटने के बाद वो रस्सी उसकी बनती है, उसको बोलते हैं सन। तो बिल्कुल वाइट होता है, ठीक है। तो सन से सफ़ेद बालों, तो वो बालों की तरह ही बाद में जब उसका फाइनल प्रोसेस होने के बाद वो बिल्कुल बालों की तरह, सफ़ेद बालों की तरह दिखता है सन। तो सन से सफ़ेद बालों के सिर पर सत्या, अर्थात सत्या का मतलब है तुरंत, जल्दी ही, टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, मतलब जो जिसको बुखार होता है सर छूकर चेक किया जाता है। मतलब अक्सर किसी कोई बोलता है ना मुझे बुखार है तो हम सर छूकर देखते हैं। तो आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगा और दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती का मतलब है पंखा करती रहती थी, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, गीले कपड़े से पट्टी रखी जाती है माथे पर जब ज़्यादा बुखार होता है। सर पर दालचीनी का लेप करती, क्योंकि वो ठंडी होती है, दालचीनी का लेप करते थे। और 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान करती थी, और मुझे छूकर अनुमान करती थी किस चीज़ का, बुखार का। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान किया। मतलब इतने प्रश्न पूछती थी वो, एक घर वाले परेशान हो जाते थे। फिर दादी माँ को गवई अर्थात गाँव 50 किस्म की दवाओं के नाम याद। गाँव में जो दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं ना, तो 50 किस्म की दवाएं उनको याद होती थी, इसलिए आपकी भी वो फेमस है दादी माँ के नुस्खे। जैसे गांव में कोई बीमार होता और उसके पास वो पहुंचती और वहां भी बड़ी काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब मलेरिया और निमोनिया आदि जो बीमारियां हो हम बताते हैं कि तुमको ये हुआ है, ये हुआ है। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर, महामारी इत्यादि पहले बहुत होती थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मतलब गुड़ जो चीनी गन्ने से जो बनता है
गन्ने से चीनी बनती है और गुड़ बनता है, ठीक है। तो लवंग और गुड़ मिश्रित जल की धार वो है, उसका पानी बना के और उसको धार गूगल धूप और सफाई कोई उनसे सीख। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो शायद जैसे वो पागल हो जाता। मतलब वो बहुत सफाई उनको बहुत पसंद थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी, कुनैन एक फिनाइल जैसा होता है, मिक्सचर की शीशी की तिताई का मतलब उसका जो तीखापन है, तिताई का मतलब क्या है, तिताई से तात्पर्य है तीखापन, उसका तीखापन जो है वो उसके डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ऐसा बुखार ना ही आए तो अच्छा है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया की शादी ठीक हुई का मतलब तय हो गई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहे, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। सर पर उठाना का मतलब सबको किसी न किसी काम में लगा दिया। पड़ोसियाँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ, वही बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना कोई होने वाला नहीं है। मतलब दादी माँ उनसे ये कहती थी बहुत बुलाने पर कि बहन जो है बुरा मत करना। कार प्रयोजन का मतलब है कार्य और जो हमारे जो यहाँ प्रयोजन है, कार्य और प्रयोजन, कार्य परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करो तो कोई दूसरा करने वाला नहीं, इसलिए लिखा है उसको होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब वो जानते थे कि कोई काम दादी नहीं करती, पर अगर दादी नहीं है तो वो काम देरी से होगा। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब किसी पर गुस्सा हो रही थी, किसी को डांट रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रानी की चाची खड़ी। पास के कोने में, दुबकी का मतलब पास के कोने में सिकुड़ कर खड़ी हुई है एक कोने में। तो न होगा धन लो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में डूबी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। कोई धन्नो नाम की हुआ है, उसको दादी जो है डांट रही थी कि मेरे जो रुपए लिए हैं वो आज ही दे दो, क्योंकि तुमने पहले मांगने के समय ऐसा नहीं किया था और फसल जो है कट गई, फिर भी तुमने पैसे नहीं दिए। दूंगी मालकिन रानी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो इस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का मतलब उसका कल्याण कैसे होगा अगर आप दया नहीं करेंगी। हट अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो ये लेखक ने कहा कि दादी जाने दो, तो ये जो है उस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए उसने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रानी की चाची हुई। वह दादी को फूटो फलो फूटो नहाओ का आशीर्वाद दे रहे। फूटो फलो फूटो का मतलब अधिक फूटो हो, और फूटो नहाओ का मतलब आपके घर धन धान्य रहे, दूध रहे, गाय भैंस, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले घर में गाय या भैंस इस तरीके की चीज़ें जरूर रहती थी, क्यों, दूध के लिए, बाहर से नहीं आता। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने बेफल होकर कहा, चोरी न हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे बिना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया।
किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। मतलब विवाह गांव में ऐसा होता है, जब विवाह जिस दिन होता है, बारात चली जाती है तो रात भर गीत गाती है और नाटक वगैरह करती हैं महिलाएं घर की। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण ये है कि पहले गांव में क्या होता था, बारात में पुरुष जाते हैं, तो बारात में सारे पुरुष तो चले गए, तो गांव में सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं रात भर जगती थी और अभिनय करती थी, गीत गाती थी। ऐसा प्रायः एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती थी। सभी जो उसमें चरित्र निभाए जाते थे वो कैरेक्टर्स महिलाएं ही निभाती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने की बात है। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़की और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मतलब उन्होंने कहा कि छोटा लड़का है, इससे क्या पर्दा करना, इससे क्या। तो मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस पेट खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक और घंटा फोड़ हो। देवू की माँ ने चादर छूटी। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जो है बच्चे शैतानी करने के बाद दादी के पास या बाबा जी के पास, अपने दादाजी के पास, दादी के पास चले जाते हैं, जिससे क्या होता है मार से बच जाते हैं। अपनी माता जी जो है उसको डांट से बच जाते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वात्या चक्र का मतलब वायु का चक्र। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन के सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है। जब हवा चलती है ऐसे घूमते तो पत्ते एकदम ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। ऐसा ही इन्होंने बताया कि परिस्थितियों का जो चक्र है वो जीवन को एकदम सूखे पत्तों की तरह नचा देता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहे। संसार में धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। मतलब सदा उन्हें झूठी बात ये कहा करते थे कि दादा ने मतलब ये कहा था कि पहले तुम फिर हम जाएंगे, लेकिन दादाजी की मृत्यु पहले हो गई, इसलिए वो कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। मतलब उनके जो मित्र थे वो ऐसे थे कि मुँह में राम बगल में छुरी, यानी कि पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की कुछ ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन से कड़ाके का जाड़ा पड़ता था। पछुआ का सन्नाटा का मतलब पश्चिमी हवाएं चल रही थी और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। और पाले की मतलब जो वो पड़ रहा था कोहरा, उसमें जो है अत्यधिक ठंडी हो रही थी और वो हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोल दी। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तो यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओ कि ना। मैंने उनकी स्नेह आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल रोटी तो बदल दो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे किसी रसोई मिलेगी। सुबह मैंने देखा
चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी होंगे, रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भरा है, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। मुझे दादी माँ कैसी लगी, एकदम देवी सी। अब यहाँ तक हम आज रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल अगले पार्ट में, अगली कक्षा में इसका अगला भाग करेंगे। ठीक है, शब्द हमने साथ साथ में समझाए हैं, इसलिए शब्द की आवश्यकता नहीं है। और इसकी एक्सरसाइज अगले भाग में करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।